तारा माँ और मौली के पास कमरे में गई और उन्हें वो सब कुछ बताया जो थोड़ी देर पहले हुआ था। तारा ने राशि का फोटो भी उनको दिखाया। माँ और मौली उसे देखकर खुश हो गईं। माँ, अरे वाह तारा, तुझे तो तेरी पसंद की लड़की मिल गई रोहन के लिए। लेकिन क्या रोहन को? तारा, माँ आप टेंशन मत लो, मेरा छोटा भाई है वो, तो उससे तो सबसे पहले पूछना बनता है ना। पिछले कई सालों से वो अकेले ही इस घर को हम सभी को संभाल रहा है। इसी की वजह से तो सारे भाई आज हमारी टेंशन छोड़कर पूरे दिल से देश के लिए फर्ज निभा रहे हैं। फिर ऐसे कैसे किसी भी लड़की को रोहन के पल्ले बांध देंगे? इसे भी राशि पसंद है। महक को तो हमने उसके लिए पसंद किया था, इसलिए वह शादी करने के लिए राजी था। पर सच कहूँ तो मैं बहुत खुश नहीं थी इस फैसले से। लेकिन रोहन राशि से खुद से शादी करना चाहता है। माँ, फिर क्या दिक्कत है भला? मौली, मैं तो कहती हूँ कि हम कल ही इसके घर वालों से बात करते हैं। इतनी अच्छी लड़की कहीं हाथ से न निकल जाए। बाकी का फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे भी ये आर्मी से है तो हमारे लिए तो अच्छी बात ही है। आज तक केवल बेटे आर्मी से जुड़े हुए थे, अब बहू भी ऐसी ही मिल जाएगी। माँ, हाँ, लेकिन सबसे पहले महक के घर वालों को हमें मना करना होगा। हम कल सुबह कुछ भी बहाना बनाकर उस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। जब वो बच्ची ही इस शादी के लिए तैयार नहीं है तो फिर उससे जोर जबरदस्ती कैसे करना? तारा ने साहिबा को फ़ोन लगाया और उसे सारी खबर सुना दी। वो भी अपनी होने वाली देवरानी के बारे में जानकर बहुत खुश हुई। माँ और मौली तारा को ऐसे बच्चों की तरह खुश होते हुए देखकर मुस्कुरा रही थीं। माँ, तारा को तो अपनी पसंद की देवरानी मिल गई, अब तेरी बारी है मौली। मौली, आप देखना माँ, मुझे भी मेरी पसंद की देवरानी जरूर मिलेगी और आपने इसकी जिम्मेदारी कबीर को दी है तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं। क्या पता राशि की ही ऐसी कोई दोस्त मिल जाए जो हमारे ऋषभ के लिए परफेक्ट हो। माँ, बात तो तेरी सही है। दोनों अब साहिबा से बात करती तारा को देखने लगी। मंजीत बालकनी में आराम से खड़ा हुआ था कि तभी माही भी बालकनी में आ खड़ी हुई। मंजीत ने उसे देखा तो जय को सबक सिखाने का सोचा। मंजीत ने अब माही से बात करना शुरू किया। तुम इंजीनियरिंग कर रही हो ना? माही, यस सर। मंजीत अनजान बनने का नाटक करते हुए बोला। अच्छा, ये जय क्या बोल रहा था तुम्हें? कहीं ये तुमसे ये तो नहीं कह रहा था कि तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर देगा? माही, हाँ सर, लेकिन आपको कैसे पता? मंजीत हंसते हुए बोला, क्योंकि वो हर लड़की को ही ऐसे बोलता है। दरअसल ये उसका लड़कियों को पटाने का तरीका है। उसे खुद कोई खास नॉलेज नहीं है, तुम दूर ही रहना उससे। लेकिन हाँ, मेरा नाम मत लेना कि मैंने बताया है तुम्हें उसका ये सच। माही परेशान सी अंदर चली गई। मंजीत मन ही मन मुस्कुरा दिया कि चलो अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। वह अंदर जाने को हुआ कि दूसरी बालकनी पर आ खड़ी सुनी भी दिखाई दी। दोनों की नज़रें मिली और शिष्टाचार के नाते दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराया, फिर सीधे खड़े हो गए। अब मंजीत को डर था कि कहीं सुनी ने उसकी बात सुन तो नहीं ली। उसने खुद ही उससे बातें शुरू की। हेलो, मैं मेजर मंजीत राठी। सुनी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हेलो सर, हम कैप्टन तेजस्विनी। दोनों में अब थोड़ी फॉर्मल बातें हुई। कुछ ही देर में मंजीत समझ चुका था कि सुनी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी है। यह जान उसने राहत की सांस ली। इधर मंजीत के कांड से बेखबर जय बाहर आंगन में आ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे पता था कि माही इसी टाइम आंगन में आकर बैठती है तो वह उससे कॉलेज टाइम की बातें कर लेगा थोड़ी। काफी वक्त हो गया था लेकिन माही अभी तक नहीं आई थी। वह सोच में पड़ गया कि माही आज अब तक क्यों नहीं आई। उधर ऋषभ मंजीत को अपने प्लान में फंसाने के लिए तैयार था। उसने बालकनी से मंजीत को आते देखा तो उदास सा चेहरा बनाकर रास्ते में खड़ा हो गया। मंजीत ने जब उसे ऐसे उदास देखा तो बोला, तुझे क्या हुआ? ऋषभ, कुछ नहीं, बताऊंगा तो फिर तू मेरा मजाक उड़ाएगा।
मंजीत गंभीर होकर बोला, यार मजाक अपनी जगह है और मेरे दोस्त की तकलीफ अपनी जगह। बताना क्या हुआ? ऋषभ, यार मंजीत एक गड़बड़ हो गई है। मंजीत, क्या हुआ? ऋषभ, यार वही 4 बच्चों की माँ है ना, वह मुझे अभी भी अलग अलग नंबर से फ़ोन करती है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं जो मुझे उस औरत से बचा सके। बताओ, आज के ज़माने में तो आर्मी ऑफिसर ही सुरक्षित नहीं है, तो बाकियों का क्या होगा? मैं सोच रहा था कि किसके सामने जाकर दुखड़ा रोऊं, तो मुझे तेरा ख्याल आया कि तुझसे ज़्यादा समझदार इंसान और कहाँ मिलेगा मुझे। यह पत्थर दिल दुनिया मुझे जीने नहीं दे रही। मंजीत उसे ऐसे देख भावुक हो गया। यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। तूने बिल्कुल सही किया मुझे बताकर। ला, मुझे नंबर दे उस मैडम का। अभी ऐसी जोरदार डांट लगाता हूं कि सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ऋषभ मन ही मन मुस्कुरा दिया। हाँ, लेकिन तू बस याद रखना कि उससे उसके बच्चों के बारे में कुछ भी मत कहना। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो उन्हें बीच में क्यों लाना? जैसा मैं कहता हूं तू वैसा ही कर। ऋषभ ने उसे कुछ समझाया और अपने फ़ोन में से तेजस्विनी का नंबर निकाल उसे दे दोनों ऊपर टेरेस पर चले गए। मंजीत ने अपने फ़ोन से सुनी को फ़ोन किया। सुनी ने कुछ वक्त बाद कॉल रिसीव की। हेलो। मंजीत रौबदार आवाज़ में बोला, आप तेजस्विनी बोल रही हैं? सुनी, जी हाँ, आप कौन? मंजीत, मैं मेजर ऋषभ रॉय का लॉयर बात कर रहा हूँ। वो कुछ वक्त पहले मेरे पास आए और बताया कि कैसे आपने उनकी बीवी लोगों को बेवकूफ़ बनाया। उनका नाम इस्तेमाल कर आप उनकी इमेज खराब करने पर तुली हुई हैं। उन्होंने आप पर और आपकी दोस्त पर धोखाधड़ी और एक ऑफिसर की इमेज खराब करने का केस बनवाया है। आप अब आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। ऋषभ सोचकर मुस्कुरा रहा था कि आज रात ये दोनों लड़कियां चैन से सो नहीं पाएंगी और कल तो फिर मैं इन दोनों की क्लास अच्छे से लगाने ही वाला हूँ। मुझे परेशान किया है ना, तो थोड़ा तंग करने का हक तो मेरा भी बनता है। मंजीत की बात सुनते ही सुनी के होश उड़ गए। हमारी बात तो। दूसरी तरफ से कॉल कट होने पर वो परेशान हो राशि के पास गई और उसे सब बता दिया। राशि, लेकिन मेजर तूफान ने तो हमें माफ कर दिया था ना? सुनी, हमें भी यही लगा था। राशि, इसका मतलब उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया था। यार अब तो बुरी तरह फंस गए। ऐसी मनहूस खबर सुनाई है कि रात भर नींद भी नहीं आएगी अब तो। सुनी और राशि घबराई हुई सी एक दूसरे को देखने लगी। मंजीत ने ऋषभ से कहा, अब तो खुश है ना तू? ऋषभ, हाँ। मंजीत, एक तेजस्विनी ये है जो ऐसी हरकत करती है 4 बच्चों की माँ होकर, और एक वो तेजस्विनी है जो सिन्हा सर के बगल वाले क्वार्टर में रहती है, जो कितने अच्छे से बात करती है। नाम भले ही एक हैं, पर दोनों में कोई समानता नहीं। ऋषभ यह सुन सोच में पड़ गया। फिर सोचा कि कोई और होगी। दोनों टेरेस से नीचे चले गए। जय अब अपने और सिन्हा सर के क्वार्टर के बीच की दीवार से दूसरी तरफ झांकने लगा कि माँ ही आती हुई दिखाई दे। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, ये क्या कर रहे हो तुम? जय ने जब आवाज़ सुनी तो दंग रह गया। उसने धीरे से चेहरा घुमाकर बाहर दरवाजे की तरफ देखा तो कुछ ही दूरी पर खड़े सिन्हा सर दिखाई दिए। जय सोच में पड़ गया। बेटा जय, तू तो आज गया। सिन्हा सर, कुछ बोलोगे भी? जय, वो सर, मेरे हाथ में एक पेन था तो शायद वो इधर गिर गया, बस वही देख रहा था कि कहाँ गिरा है। सिन्हा सर थोड़ा कड़क आवाज़ में बोले, अपनी चीज़ों को हद में रहना सिखाओ। उन्हें बताओ कि वह अपने ही आंगन में गिरें, किसी दूसरे के में नहीं, वरना तुम्हें तकलीफ हो सकती है। जय, सॉरी सर, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा। सिन्हा सर अपने क्वार्टर के अंदर चले गए। जय की जान में जान आई कि चलो बच गया। उसने अब कुछ देर और इंतज़ार किया, लेकिन जब माही बाहर नहीं आई तो वह निराश सा अंदर जाने लगा कि तभी
उसे माही बाहर आती दिखी। जय उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन माही ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। यह देख जय ने उसे पुकारा, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। फिर पीछे मुड़कर देखा और नाराज सी बोली, क्या है? जय, क्या हुआ? तुम नाराज क्यों हो? माही, क्योंकि आपने झूठ बोला। जय चौंक गया। झूठ? कैसा झूठ? माही, यही कि आप मेरी प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे। जय हैरान सा बोला, हाँ तो मैं करूँगा ना हेल्प, इसमें झूठ क्या बोला मैंने? माही कुछ कह पाती कि अंदर से सिन्हा सर की आवाज़ आई, जो उसे बुला रहे थे। माही अब क्वार्टर के अंदर चली गई। जय भी माही के बदले रूप को देख सोच में डूबा हुआ अंदर चला गया। घंटे भर बाद पांचों दोस्त खाना खाकर एक साथ बैठे थे। अपने मिशन को शुरू करने के लिए उन्हें जो भी जरूरी जानकारी चाहिए थी, उनमें से ज़्यादातर जानकारी वो जुटा चुके थे। कबीर, बस एक बार पूरी जानकारी मिल जाए, फिर हम अपने मिशन को शुरू कर देंगे। ऋषभ ने देखा कि जय कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ है, तो उसने उसे टोका, क्यों जूनियर, कहाँ खो गए? जय कुछ कहता कि मंजीत बीच में बोल पड़ा, यह तो पक्का अपनी पड़ोसन के ख्यालों में डूबा हुआ है, लगता है दोनों में झगड़ा हो गया। यह सुनकर देव, ऋषभ, मंजीत तो हंस दिए, लेकिन कबीर चौंका। पड़ोसन? मंजीत ने उसे सब बताया, तो कबीर भी हंसा और जैसे बोला, मतलब तुमने आते ही कान करना शुरू कर दिया? नीरा शर्मा पर उपलब्ध है। जय मुस्कुरा दिया, अच्छी लड़की है सर, मेरी जूनियर थी, तो वैसे भी जानता हूँ उसे। अगर हमारा रिश्ता आगे बढ़ता है तो दिक्कत ही क्या है? ऋषभ, बात बस इतनी है कि जब सिन्हा सर को पता चलेगा कि तुम उनके ही घर में हाथ साफ कर रहे हो, तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। बहुत सख्त ऑफिसर हैं वो। मुझे नहीं लगता कि प्यार मोहब्बत के मामले में वो नरम होंगे। यह सुनकर कबीर धीरे से मुस्कुरा दिया। देव ने उसे देखा तो बोला, तू क्यों चुपचाप मुस्कुरा रहा है, हमें भी बता ना। सारे दोस्त कबीर को देखने लगे। कबीर, शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि सिन्हा सर ने भी लव मैरिज की थी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। ऋषभ, क्या? मंजीत, मुझे विश्वास नहीं होता। कबीर, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे यह बात खुद उन्हीं ने बताई थी। देव उत्साहित होकर बोला, तो फिर सुना ना, हमें भी सुननी है उनकी लव स्टोरी। कबीर, मैं क्यों सुनाऊं? तुम खुद ही किसी दिन उनसे पूछ लेना। देव, हाँ भाई, तू क्यों बताएगा? मंजीत सोचकर बोला, वैसे हम सभी की लव स्टोरी है ना, कबीर की, देव की, मेरी भी। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी लव स्टोरी शादी के बाद शुरू हुई। ऋषभ का भी पता है हमें। तुम बताओ जय, कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? जय ने अब एक शायरी के जरिए अपनी पसंद बताई। सभी अब गंभीर से उसे देखने लगे। मंजीत, ओए, तू तो छुपा रुस्तम निकला, और क्या क्या छुपा रखा है तूने हमसे? देव, एक सवाल तो मुझे भी तुझसे पूछना है जय, कि जब तू दिल्ली के इतने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ही रहा था, तो फिर आर्मी में कैसे आया? जय, मेरा सपना तो बचपन से ही आर्मी में जाने का था, लेकिन पापा का सपना था कि उनका बेटा दिल्ली के टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग करे। मैंने उनके सपने को पूरा करने के लिए अपने सपने को छोड़ दिया और उनका सपना पूरा किया, पर फिर खुद को और नहीं रोक पाया। जब मैं छोटा था तब पापा कारगिल युद्ध के बारे में बताया करते थे। मैं उनकी बातें बड़े ध्यान से सुना करता। उसका मेरे मन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। मैंने तभी तय कर लिया था कि मुझे भी बड़ा होकर एक सोल्जर बनना है। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा और मेरे साथ साथ मेरा सपना भी। जब भी कभी मैं पापा के साथ बाजार जाता तो भाई के लिए अलग अलग तरह के खिलौने लेकर आता, लेकिन अपने लिए हमेशा गन लेकर आता था, क्योंकि मुझे उससे बेहतर कभी कुछ लगा ही नहीं। जय की बात सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कबीर, मैंने तो यह सपना अपने पापा को देखकर जीना शुरू किया था। पापा जब भी घर आते थे तो अपने साथियों के बारे में किस्से सुनाया करते थे। मैंने तभी तय किया था कि एक दिन मैं भी
अपने पापा की तरह सोल्जर बनूंगा। ऋषभ पुरानी यादों में डूबा हुआ सा बोला, मेरा भी कुछ कुछ ऐसा ही था। जब मैं छोटा था तो पापा कई बार त्योहारों पर या किसी खास मौके पर जब घर पर नहीं होते थे तो मैं उनसे बहुत गुस्सा हो जाया करता था कि ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है या ऐसी भी क्या ज़रूरी चीज़ है जो पापा को उनकी फैमिली से ज़्यादा ज़रूरी लगती है। उनसे फ़ोन पर बात भी नहीं करता था। हमारे बीच इसी वजह से बॉन्डिंग कम थी। तब एक रोज़ माँ ने मुझे समझाया कि पापा कितना बड़ा काम करते हैं और फैमिली से भी ज़रूरी चीज़ होती है, वो है देश। सिर्फ 8-9 साल का था मैं। मेरे लिए तो मेरी दुनिया बस मेरी फैमिली ही थी। मैं कुछ समझना नहीं चाहता था। मुझे नफ़रत थी आर्मी से, क्योंकि इसी की वजह से मेरे पापा मुझसे दूर हुए थे। वो मुझसे ज़्यादा अपनी ड्यूटी से प्यार करते थे। 11 साल का था मैं जब एक रोज़ गुस्से में फ़ोन पर पापा को बोल दिया कि आप एक अच्छे पिता नहीं हैं और अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आर्मी को छोड़ना होगा। वो कुछ देर तक खामोश रहे और बोले, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन आर्मी नहीं। मैंने उस दिन के बाद उनसे बात करना ही छोड़ दिया। पापा ने भी मुझसे कभी जिद नहीं की। ऐसा इसलिए कि शायद पापा भी मेरी परेशानी समझ रहे थे। महीने भर बाद एक रोज़ जब माँ मैं कुछ दिन के लिए पापा के साथ रहने के लिए गए, तब पापा ने मुझे पूरा आर्मी बेस दिखाया। सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर रैंक वाले ऑफिसर्स से मुझे मिलाया। उन सभी ने मुझसे बात की और अपने अपने अनुभव सुनाए। उस रोज़ मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। हाँ, मेरे पापा मेरे दोस्तों के पापा जैसे नहीं हैं, क्योंकि वो तो सुपर हीरो हैं। उस रोज़ वापस लौटने के बाद मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे पता था कि अपनी लाइफ में मुझे क्या करना है। मैंने पापा से कहा कि मैं भी बड़ा होकर बिल्कुल आपके जैसा ही आर्मी ऑफिसर बनूंगा, और आज तक मैं पापा की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी की नज़रें मंजीत पर जा टिकीं। मंजीत, मेरा तो पूरा खानदान ही आर्मी में रहा है यारों। पहले दादाजी, फिर पापा जी और अब मैं। मेरे बाद मेरा बेटा अंश मेरी जिम्मेदारी संभालेगा। आखिरी बारी देव की थी। वह पहले हल्के से हंसा, फिर बोला, मेरा थोड़ा फिल्मी है। मैंने जब बॉर्डर मूवी देखी थी ना, तभी तय कर लिया था कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है अपनी लाइफ में। सभी हंसने लगे। ऋषभ, शुक्र है तूने यह नहीं कहा कि कबीर भी आर्मी में जा रहा था तो मैं भी आ गया। देव, हाँ, ऐसा हो सकता था अगर मैं कबीर को पहले से जानता, लेकिन कबीर तो मुझे ट्रेनिंग के दौरान मिला। मंजीत, अच्छा, और मैं कब मिला? मुझे क्यों भूल जाता है तू हमेशा? देव, हाँ, तू भी मिला था। क्या करूँ, मुझे बस काम की चीज़ें याद रहती हैं, फालतू की नहीं। सभी उसकी बात पर हंस पड़े। रात को जब सब सोने चले गए, तब कबीर ऋषभ के कमरे की तरफ चल पड़ा, उसे सुनी की सच्चाई बताने।